नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वुड के घोषणा पत्र के बारे में, जो कि 1854 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष में अपने आज्ञा पत्र को नवीन करना होता था। सन 1833 के बाद 1853 में नया पत्र जारी होना था। ब्रिटिश संसद अब यह अनुभव कर चुकी थी कि भारतीय शिक्षा को पेशा करना ठीक नहीं होगा और शिक्षा की एक स्थायी नीति निश्चित करना आवश्यक है। तब ब्रिटेन की लोकसभा के द्वारा संसदीय समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने 1853 तक भारतीय शिक्षा का गहन अध्ययन किया और विभिन्न लोगों से परामर्श के बाद, जो कि पहले भारत में रह चुके थे ब्रिटेन के लोग, उनसे परामर्श किया और ब्रिटिश सरकार ने प्रवर समिति के सुझावों के आधार पर भारत की शिक्षा नीति निर्धारित करके कंपनी के संचालकों को नए आज्ञा पत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उस समय चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। उनके आदेश पर 19 जुलाई 1854 को उस समय चार्ल्स वुड के द्वारा भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह कंपनी का नया घोषणा पत्र था। आयोग की नियुक्ति 1853 में हुई थी। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मानाधिकार पत्र भी कहा जाता है। अब हम चार्ल्स वुड समिति के प्रमुख सिफारिशों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षा के उत्तरदायित्व के बारे में बात करते हैं। जिसके शिक्षा के उत्तरदायित्व के बारे में वुड के घोषणा पत्र में कहा गया कि कोई भी अन्य विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं कर सकता है जितना कि शिक्षा। यह हमारा एक पुनीत कर्तव्य है कि भारत के निवासियों को उस नैतिक एवं भौतिक समृद्धि से युक्त करें जो उपयोगी ज्ञान के समस्त विस्तार से फैलती है, जो भारत ने इंग्लैंड से अपने संबंधों के कारण प्राप्त कर लिया है। इन शब्दों में वुड के घोषणा पत्र में भारत के नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक शिक्षा को सरकार का दायित्व समझा गया। जन शिक्षा को सबसे पहले सरकार का उत्तरदायित्व मानने के कारण ही वुड के घोषणा पत्र को हम भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में इस पत्र में कहा गया कि भारत शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक तथा चारित्रिक उन्नति करना, राजपदों के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, भारत को समृद्ध बनाना तथा ब्रिटिश उत्पाद को वह जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ ब्रिटिश कामगारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग बनाए रखना था। इस प्रकार भारत में नागरिकों को व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा ब्रिटिश घरानों के हित संवर्धन की दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। प्रमुख सिफारिशों के बारे में बात करते हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को वहाँ पढ़ाया जाएगा जहाँ उसकी मांग हो, परंतु अंग्रेजी का शिक्षण उस जिले की देसी भाषा के अध्ययन के साथ संयुक्त किया जाएगा। इसके पूर्व की नीति में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को ही जन सामान्य की शिक्षा की भाषा स्वीकार किया था, परंतु वुड ने अंग्रेजी के साथ साथ देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन देने की बात कही। उसने कहा कि हम अंग्रेजी भाषा तथा देसी भाषाओं के यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए माध्यम के रूप में देखना चाहते हैं। हमारी इच्छा होने के साथ साथ भारत के सभी स्कूलों में पर्याप्त उच्च गुणवत्ता के साथ फलती फूलती देखने की है। प्राथमिक स्तर पर देशी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु उच्च शिक्षा के लिए केवल अंग्रेजी को ही महत्व दिया गया। पाठ्यक्रम के संबंध में बात करते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया कि हम भारत में ऐसे शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कला और विज्ञान, दर्शन और साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। कुछ नवीन योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो कि वुड के घोषणा पत्र के द्वारा संपादित की गई। शिक्षा के संगठन, सबसे महत्वपूर्ण विचार उनका शिक्षा का संगठन का था। इस नीति में भारतीय शैक्षिक संगठन पर शास्त्रीय रूप से विचार व्यक्त किया गया। प्राथमिक विद्यालय, मॉडल स्कूल, हाई स्कूल, उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय के रूप में विभिन्न स्तरों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई और क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि वुड के घोषणा पत्र के कारण ही 1856 तक क्रमबद्ध विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगती है। विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी उन्होंने सुझाव दिया था। सरकारी छात्रवृत्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों की उपलब्धियों व बढ़ती यूरोपियन व एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जनसाधारण की शिक्षा के संबंध में घोषणा पत्र में कहा गया कि हमें अपना ध्यान इस दिशा में केंद्रित किया जाना चाहिए। जनसाधारण को उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान किस प्रकार से प्रदान किया जा सकता है, इस प्रकार भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की गई।
जन शिक्षा के प्रसार के संबंध में कहा गया कि हमें अपना ध्यान एक महत्वपूर्ण व बहुत अधिक उपेक्षित प्रशिक्षित करना चाहिए। हमें देखना होगा कि शिक्षा प्राप्ति से वंचित व्यक्तियों के बड़े समुदाय को उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान कराया जा सकता है। हम चाहते हैं कि भविष्य में इस उद्देश्य के लिए सक्रिय सरकार घोषणा पत्र में शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। जन शिक्षा विभाग और जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति। वुड के घोषणा पत्र में यह बात प्रावधान की गई कि हर प्रांत में एक जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हो और हर प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग हो। जन शिक्षा विभाग में सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई। उसकी सहायता के लिए उप संचालक निरीक्षक की नियुक्ति की संस्तुति की गई। वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रांत को अपने प्रांत की शिक्षा प्रगति की रिपोर्ट देने की घोषणा की गई। सहायता अनुदान प्रणाली। भारत में सहायता अनुदान प्रणाली लागू किया गया, तो हमें विश्वास है कि इस राज्य में प्राप्त योगदान के अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों की सहायता मिलेगी, जिसमें सरकारी अनुदान में कुछ बढ़ोतरी से शिक्षा की तीव्र प्रगति हो सकेगी। शासन प्रणाली के लागू होने के साथ केवल सरकार द्वारा संचालित सामान्य शिक्षा प्रणाली समाप्त हो जाएगी तथा अधिकांश वर्तमान सरकारी संस्थाएं विशेषकर उच्च स्तर की या तो बंद कर दी जाएंगी अथवा राज्य के नियंत्रण व सहायता प्राप्त स्थानीय संस्थाओं के प्रबंध तंत्र को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इस प्रकार सरकारी शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय संस्थानों के प्रबंध को सौंपने और उन्हें सरकारी अनुदान देने की अनुशंसा की गई। तो सबसे पहले ग्रांट एंड एड की शुरुआत वुड के घोषणा पत्र के द्वारा ही की गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण पर सबसे पहले बल वुड के घोषणा पत्र में दिया गया। इस संबंध में ग्रेट ब्रिटेन में प्रचालित योजना को भारत में भी अपनाना सर्वोत्तम होगा। इस योजना में मुख्यतः छात्राध्यापकों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण देना, भत्ता देने, उपयुक्त पाए जाने पर नॉर्मल स्कूलों में भेजने, प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रमाण पत्र देने वालों की स्कूल अध्यापक के रूप में नियुक्त होने पर पर्याप्त वेतन मिलने का प्रावधान है। यह व्यवस्था भारत में सरकारी कॉलेजों व स्कूलों तथा सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा सरकारी खंड में लाई गई सभी संस्थाओं में लागू की जानी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के संबंध में वुड के घोषणा पत्र में चिंता व्यक्त की है। स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा। सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक भारत के समस्त जन समुदाय में संचालित किए गए शिक्षा संस्था जाने वाली शिक्षा अपरिहार्य रूप से धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए। ईसाई धर्म के बारे में छात्रों के द्वारा अपने अध्यापकों से पूछे गए प्रश्नों के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण को हतोत्साहित करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। यदि यह सूचना विद्यालय अवधि के अतिरिक्त समय में दी जाती है। इस प्रकार घोषणा पत्र में सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को पूर्ण रूप से शैक्षिक होने का प्रावधान किया गया। महिलाओं की शिक्षा। भारत में महिलाओं की शिक्षा के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि महिलाओं को स्कूल में अनुदान दिए जा सकने वाले स्कूलों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। भारत सरकार में महिला शिक्षा को अपना स्पष्ट और हार्दिक समर्थन देती है। अगर हम घोषणा पत्र के मूल्यांकन के संबंध में बात करें तो इस घोषणा पत्र में यह पहली बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है। घोषणा पत्र के द्वारा एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश में किए गए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। शिक्षा में छिनाई का जो सिद्धांत मैकाले के द्वारा दिया गया था उसको अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया गया। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया और पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। देसी शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय भाषाओं में पुस्तकों को लिखवाने की व्यवस्था की गई। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियों देने की सिफारिश की गई। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा को सुव्यवस्थित और सुसंगठित बनाने का प्रयास किया गया। सहायता अनुदान प्रणाली द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रोत्साहन प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना करके भारत में उच्च शिक्षा के विकास का सुझाव दिया गया। प्रत्येक स्तर के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे जन सामान्य की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। स्तरीय शिक्षा महत्व और उसकी समुचित व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया। व्यावसायिक शिक्षा पर बल देकर के बेकारी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया। सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को रखने का सुझाव देकर जन साधारण में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि
वुड के घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षा में बहुत सारे बदलाव देखने को हैं। मुख्य रूप से 1856 तक प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना किया गया। 1857 में 3 जगहों पे विश्वविद्यालय खोले गए, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। और शैक्षिक योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि की गई और व्यक्तिगत विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली लागू हो गई थी। इस प्रकार हम लोगों ने आज वुड के घोषणा पत्र के बारे में बात किया। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इंटर कमीशन के बारे में बात करेंगे। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।